हेलो बच्चों, आज के सेशन में सीजी व्यापम आरएचओ सिलेबस के अंदर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसीलिए मैंने सब टॉपिक कहा। और ये जो सब टॉपिक होने वाला है आज के सेशन का, दैट इज गोइंग टू बी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के अंदर बायोगैस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्किप तो एनी हाउ नहीं किया जा सकता। बायोगैस से पिछली बार भी सवाल आया था आरएचओ 2017 में, और एज एक्सपेक्टेड आने वाले समय में जब भी हमारा पेपर होगा डेफिनेटली यहां से सवाल फ्रेम होंगे। तो अपने पेन्स और कॉपीज लेकर के जरूर बैठिएगा बिकॉज बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है। इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं बायोगैस को पढ़ना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस क्लास से पहले प्रीवियस जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का लेक्चर मैंने आज डेमो लेक्चर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, जिसमें मैंने बायोफ्यूल्स पढ़ाए थे, उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। अगर हम बात करें बेटा बायोगैस की, तो बायोगैस के बाद में पिछली क्लास में भी मैंने ये चीज डिस्कस किया था कि ये एक गैशियस बायोफ्यूल होता है। आई होप आप लोग समझ पाते होंगे कि इसको गैशियस क्यों कहा जा रहा है। बिकॉज ये जिस रूप में एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड नहीं है, बल्कि किस रूप में एग्जिस्ट करता है, गैस के रूप में। इसीलिए गैशियस बायोफ्यूल कहा जाता है। आइए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं बायोगैस से रिलेटेड। क्या लिखा है देखिएगा, बायोगैस इज अ मिक्सचर। जी हाँ, बायोगैस कोई एक अकेला गैस नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये कई सारे गैसेस का मिक्सचर माना जाता है। इज अ मिक्सचर कंटेनिंग 55 से 65% मीथेन, मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, एंड 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो अगर देखा जाए तो बायोगैस में कई तरह के गैसेस होते हैं, बट मुख्यतः मेनली बायोगैस इज मेड अप ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो परसेंटेज बहुत कम ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ये जो प्रतिशत यहाँ लिखा भी है ना, आप अलग अलग बुक्स देखोगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी, बट मैक्सिमम वैल्यूज इसी रेंज के अंदर आती हैं, तो आप ऐसे ही याद रखिएगा। अगर सवाल ऐसा आ जाए कि बायोगैस इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, जहां का कह दिया जाता है प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, इसका मतलब कि जितने भी गैसेस हैं उनमें से मैक्सिमम परसेंटेज किसका है, तो मीथेन का है। और मीथेन के बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे बढ़ते हैं। एंड द रेस्ट बीइंग द इम्प्यूरिटीज, बायोगैस में मीथेन है, CO2 है, इसके अलावा जो गैसेस हैं उनको हम इम्प्यूरिटीज का दर्जा देते हैं क्योंकि ये बिना वजह इसके अंदर पाए जा रहे हैं। बायोगैस मतलब मेनली मीथेन और CO2। इम्प्यूरिटीज में कौन कौन से गैसेस शामिल है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, एंड सम अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं बार बार इसीलिए रिपीट करती हूं बिकॉज बार बार एक ही चीज को अगर सुना जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिक्स होती है, और बार बार एक चीज को पढ़ने से भी वो दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। इसलिए बार बार पढ़ा कीजिए एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को। सो बायोगैस में मीथेन है, CO2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और नाइट्रोजन भी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन, जिसे हम फर्मेंटेशन या डाइजेशन भी कह सकते हैं। बायोगैस का प्रोडक्शन जो है वो फर्मेंटेशन, जिसको हम डाइजेशन भी कहते हैं, इसी चीज से होता है। तो अगर सवाल आ जाए कि बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस, तो देखना ऑप्शंस में फर्मेंटेशन अक्सर नहीं दिया रहता है। बायोगैस के रिस्पेक्ट में हम फर्मेंटेशन के बजाय डाइजेशन वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखोगे। सो फिर से रिपीट करें, कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द डीकम्पोजिशन, जिसे फर्मेंटेशन या डाइजेशन भी कह सकते हो, ऑफ एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट। जी हाँ, बायोगैस जो कि फर्मेंटेशन से प्राप्त किया जाता है, किस चीज के फर्मेंटेशन से हम बायोगैस बना सकते हैं, तो एनिमल वेस्ट से, जैसे कि जिसमें गाउ डंग आ जाता है, गाय का गोबर। मेनली तो हम बायोगैस प्रोडक्शन के लिए गाय के गोबर को ही यूज करते हैं, तो वो एनिमल वेस्ट में आ जाएगा। एनिमल वेस्ट के अलावा हम प्लांट वेस्ट को भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ रेयरेस्ट केस में ह्यूमन वेस्ट को भी यूज किया जा सकता है बायोगैस के प्रोडक्शन में। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, बायोगैस हैज बीन पॉपुलर ऑन द नेम गोबर गैस। जी हाँ, बायोगैस को हम पॉपुलरली गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? बिकॉज मुख्यतः बायोगैस का प्रोडक्शन गाय के गोबर से किया जाता है, इसीलिए गोबर गैस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेशन, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया।
डाइजेशन को ही हम फर्मेंटेशन भी कह रहे हैं या डिकम्पोजिशन भी कह रहे हैं, बिकॉज मेनली फर्मेंटेशन में या डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स केमिकल सिंपलर केमिकल्स में टूट जाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स केमिकल छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटता है, इसलिए डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस इसीलिए बिकॉज ये जो डाइजेशन या फर्मेंटेशन या फिर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, ये बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के संभव नहीं है, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा जा रहा है। डाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ, डाइजेशन जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एनएरोबिक प्रोसेस है। एनएरोबिक इसीलिए बिकॉज ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, एनएरोबिक प्रोसेस, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। साथ ही साथ यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो होने चाहिए वो भी कैसे रहेंगे, एनएरोबिक, बिकॉज ये प्रोसेस ही एनएरोबिक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मर जाएगा, इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी भाग लेंगे वो भी कैसे होंगे बेटा, एनएरोबिक। और जो सूटेबल टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड 35 से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जितने भी सब पॉइंट्स हैं पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द कंटेनर इन विच दिस डाइजेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज द डाइजेस्टर। वेरी इजी। अभी आपको क्योंकि बायोगैस प्लांट के विभिन्न हिस्सों के भी नाम पढ़ने हैं, गैस होल्डर होता है, डाइजेस्टर होता है, इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, तो जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन या डाइजेशन होता है उस स्ट्रक्चर का नाम भी डाइजेस्टर है, एंड आई एम श्योर कि ये इजी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज रॉ मटेरियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। क्या क्या इनपुट के तौर पे आप बायोगैस प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, इनपुट को ही हम रॉ मटेरियल कह रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ाया कि बायोगैस को हम स्पेसिफिकली गोबर गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज हमारा जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो तो गाय का गोबर है, इसलिए रॉ मटेरियल में सबसे पहला नाम देखो क्या लिखा है, काउडंग। दूसरा क्या है, सीवेज। तीसरा क्रॉप रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू के बारे में कल भी बात हो चुकी है। वेजिटेबल वेस्ट बिल्कुल यूज कर सकते हो। वाटर हायसेंथ, अब ये क्या है, आरएचयू के सिलेबस में वीड साइंस, खरपतवार नियंत्रण भी दिया गया है, तो आपको बता दूं कि जो वाटर हायसेंथ है ये एक खरपतवार है जिसका वैज्ञानिक नाम है आइकॉर्निया, और ध्यान रखिएगा कि ये एक जलीय वीड होता है, एक्वाटिक वीड होता है, एक्वाटिक वीड। ना केवल गाय का गोबर, वेजिटेबल वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यू, बल्कि आप पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स को भी यूज कर सकते हो। पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स मतलब पोल्ट्री बर्ड्स का जो एक्सक्रीटा होता है, जो पॉटी होता है, उसे भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ पिग मैन्योर। जी हाँ, पिग मैन्योर को भी हम बायोगैस में या बायोगैस प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं। बस देखते जाइएगा बिकॉज अंत की ओर एक न्यूमेरिकल भी है। ऐसा ना सोचें कि आगे आने वाले समय में जब आप पेपर दोगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। आरएचयू 2017 में भी 2 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, एक सर्वेइंग पर आधारित था और एक एमबी प्लाउ पर आधारित था, और आने वाले समय में भी आरएचयू में न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए न्यूमेरिकल्स भी है अंत की ओर, तो बने रहिएगा सेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बायोगैस। बायोगैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बायोगैस जो होता है दैट इज लाइटर देन एयर, एयर से ये हल्का होता है, ठीक है भाई। इसकी डेंसिटी, घनत्व होती है 0.94 kg पर मीटर क्यूब, ये याद रखना पड़ेगा आपको। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, किसी भी चीज के जलने से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है, जिसे हमने प्रीवियस क्लास में हीट ऑफ कंबशन भी कहा था। और बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 18.7 से लेकर के 26 मेगा जूल, ये मेगा जूल पर मीटर क्यूब। मतलब क्या है मैडम, ये भी समझाओ। अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब बायोगैस है, उसे आप जला रहे हो, तो वो 1 मीटर क्यूब बायोगैस 18.7 से लेकर के 26 मेगा जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं पर और कुछ वैल्यू पढ़ेंगे तो यूनिट पर ध्यान दीजिएगा।
मैंने यहाँ मेगा जूल्स यूज किया है, ना कि कैलोरी और ना कि किलो कैलोरी। तो इन दोनों में इसकी वैल्यूज बदल सकती हैं, सो घबरा मत जाइएगा देख करके। इसके अलावा हीट को मापने का एक और यूनिट होता है BTU। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BTU, बिकॉज ये भी एक बहुत अच्छा सवाल हो जाता है कि BTU किस चीज को मेजर करता है। तो कमेंट में मुझे आंसर जरूर कीजिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BTU। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इग्निशन टेम्परेचर। कल भी जब हम बायोफ्यूल पढ़ा रहे थे तो इग्निशन टेम्परेचर की बात हुई थी, जिस टेम्परेचर पर कोई भी ईंधन जलना चालू करता है। और बायोगैस का इग्निशन टेम्परेचर आप कितना देख पा रहे होंगे, 700 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बायोगैस। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अंडर बायोगैस प्रोडक्शन, जो कि है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने कहा कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल मतलब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे, एक एक स्टेप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होगा। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। ध्यान रखिएगा कि बायोगैस प्रोडक्शन के 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन? 3 अलग अलग स्टेजेस। सबसे पहले स्टेज का नाम है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। दूसरे पर्टिकुलर स्टेज का नाम है एसिड फॉर्मेशन, और लास्ट स्टेज का नाम है मीथेन प्रोडक्शन। क्योंकि भाई बायोगैस है क्या? बायोगैस तो मुख्यतः मीथेन और CO2 ही है। मीथेन और CO2 में भी मेजरली क्या है? मीथेन है। तो सबसे पहला स्टेप हाइड्रोलाइसिस, दूसरा एसिड प्रोडक्शन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन हो जाएगा? मीथेन प्रोडक्शन। तो आइए इन स्टेजेस को डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं एक एक स्टेप में क्या होता है। सबसे पहला जो है दैट इज हाइड्रोलाइसिस। समझते जाइएगा चीजों को। देखिए हाइड्रोलाइसिस के बारे में लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमर ब्रेकडाउन स्टेज। पॉलीमर जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, समझिएगा क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हमारे RHU के सिलेबस में है नहीं, तो कुछ चीजों का बेसिक होगा तो ज्यादा क्लियर हो पाएंगी चीजें। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, यानी प्रोटीन्स अमीनो एसिड से जुड़ करके बनता है। मतलब प्रोटीन को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? अमीनो एसिड। मतलब इस स्टेज में बड़े बड़े पॉलीमर्स टूट जाते हैं और टूट करके क्या बनाते हैं? मोनोमर्स बनाते हैं। जैसे इस स्टेज में अगर प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड। क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड। तो आप पढ़ते हैं, इसे पॉलीमर ब्रेकडाउन स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? पॉलीमर टूट करके क्या बना देता है? मोनोमर, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। आगे ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक फैट, स्टार्च, प्रोटीन। इस स्टेज में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब के सब टूट जाते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म्स। बिकॉज सिंपलर फॉर्म्स को तोड़ना आसान है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए पहले बड़े मॉलिक्यूल को छोटे हिस्से में तोड़ो, फिर उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। आगे मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज ग्लूकोज। सवाल ये भी आ सकता है कि जो पहला स्टेप है बायोगैस प्रोडक्शन का, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस कह रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें टूटी? फैट टूटा, प्रोटीन टूटा, स्टार्च टूटा। ठीक है भाई। आगे ध्यान रखिएगा कि मेजर एंड प्रोडक्ट जो होता है इस पर्टिकुलर स्टेप का, वो क्या है? ग्लूकोज। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, और ये है बेटा एसिड फॉर्मेशन स्टेप। एसिड फॉर्मेशन, ये तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि इसमें एसिड बनेगा। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। The products obtained from the first stage are fermented. अब सुनना, पहले स्टेज में हमें मेजरली क्या मिला? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? शुगर। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। एक चीज तय रखना कि कभी भी कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन हुआ तो एंड प्रोडक्ट के रूप में दो ही चीजें मिल सकती हैं, या तो मिलेगा अल्कोहल या तो मिलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड नहीं मिलेगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर से पढ़ते हैं इस पॉइंट को। जो प्रोडक्ट्स हमें फर्स्ट स्टेज में मिले थे उनका फर्मेंटेशन होता है सेकेंड स्टेप में
टू प्रोड्यूस एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला जरूर जानो, ठीक है ना। जो भी प्रोडक्ट हमें हाइड्रोलाइसिस से मिला वो आ जाता है एसिड फॉर्मेशन स्टेज में, और एसिड फॉर्मेशन में पहले स्टेज से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन के बाद वो बनाता है कुछ एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, और मैंने क्या कहा था, फर्मेंटेशन से अल्कोहल भी मिलता है। तो देखो और क्या मिल रहा है, इथेनॉल। ये सारे एंड प्रोडक्ट्स याद रखोगे। हाइड्रोलाइसिस में क्या मिला था, मेजर एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज। आगे तीसरे और आखिरी स्टेप पर आते हैं बेटा, जो कि है मीथेन फॉर्मेशन। समझिएगा, मैं अभी आपको रिएक्शन भी लिख करके दिखाऊंगी। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस स्टेज में जो हमें एसिटिक एसिड मिला, इट इज चेंज टू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आइए रिएक्शन भी लिखते हैं। देखिए ये है मेरा एसिटिक एसिड, मीथेन का फॉर्मूला क्या है बेटा, CH4। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां आपको ये दिख रहा है COO। अरे COO मतलब क्या है, CO2 बना दिया, और यहां बचा था CH3, इधर बचा था हाइड्रोजन। ये दोनों जुड़ करके क्या दे देंगे बेटा, मीथेन दे देंगे। और यही तो तुम्हें चाहिए था, क्या तुम्हें यही तो चाहिए था। बाकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, वो तो इंप्यूरिटीज है भाई। तो देखो कितना आसान है केमिस्ट्री ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। ये हमने कंप्लीट किया बेटा माइक्रोबायोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है पार्ट्स ऑफ अ बायोगैस प्लांट। आज की क्लास में मैं किसी भी बायोगैस प्लांट का डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन वगैरह डिस्कस नहीं कर रही हूं, ये भी आपको पढ़ना है। अरे आज तो कम से कम बेसिक बच्चों का क्लियर हो जाए, तुरंत से कहां PhD करना चालू कर दोगे बायोगैस प्लांट पर। सो आइए पढ़ लेते हैं बायोगैस प्लांट में पाए जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के नाम और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट मिक्सिंग टैंक। क्या नाम है, मिक्सिंग टैंक। काम क्या है, पढ़ो, स्लरी मेकिंग। केवल गोबर नहीं डाल दिया जाता है बायोगैस प्लांट में, उसकी स्लरी तैयार की जाती है। नाउ व्हाट इज दिस स्लरी। स्लरी का मतलब होता है गोबर और पानी का मिक्सचर। तो इस गोबर को पानी में मिक्स कौन से हिस्से में किया जाता है, मिक्सिंग टैंक में। आगे बढ़ते हैं दूसरे पर्टिकुलर पार्ट की ओर, जो कि है फीड इनलेट पाइप। और यहां पर फीड क्या है बेटा, स्लरी है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल भी बनाना है। फीड क्या है यहां पर, स्लरी। स्लरी क्या है, डंग प्लस वाटर। तो फीड इनलेट पाइप, नाम से ही समझ में आ रहा है, इनलेट मतलब इसको अंदर भेजना है। किसको अंदर भेजना है, फीड को अंदर भेजना है। फीड मतलब क्या है, स्लरी है। तो पढ़ो इसका काम, स्लरी इज लेट इनटू द डाइजेस्टर वाया द इनलेट पाइप। स्लरी को डाइजेस्टर तक पहुंचाने के लिए हम इस इनलेट पाइप को यूज करते हैं। आगे आ जाते हैं तीसरे पार्ट पर, डाइजेस्टर। The slurry is subjected to anaerobic fermentation in the digester। बिल्कुल सही, इनलेट पाइप के माध्यम से डाइजेस्टर तक तुमने स्लरी को पहुंचा दिया। अब क्या लगता है, स्लरी डाइजेस्टर में बैठ के मूवी देखेगा क्या, नहीं, वहां पर उसका एनाएरोबिक फर्मेंटेशन होना चालू होगा। कहां पर, डाइजेस्टर में। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर, गैस होल्डर। भाई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों कर रहे हो, ताकि हमें बायोगैस मिल पाए। तो वो जो गैस बनेगा उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा तो होना जरूरी है, और उस हिस्से को हम कह देते हैं गैस होल्डर। तो आओ पढ़ते हैं गैस होल्डर के बारे में। एज अ रिजल्ट ऑफ एनाएरोबिक फर्मेंटेशन द गैस प्रोड्यूस इज हेल्ड इन द गैस होल्डर। क्योंकि डाइजेस्टर में जो एनाएरोबिक फर्मेंटेशन होता है उसके अंत में तुमने देखा ना, मीथेन और CO2 बन रहा था। तो ये जो मीथेन और CO2 बना वो कहां जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, गैस होल्डर में। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्लरी आउटलेट। स्लरी आउटलेट, द डाइजेस्टेड स्लरी इज टेकन आउट फ्रॉम दिस। जो स्लरी का डाइजेशन हो गया, गैस वैस बन गया, गैस होल्डर में चला गया वो। अब जो फर्मेंटेड स्लरी है वो बाहर किस पाइप से निकलता है, तो आउटलेट पाइप से, या फिर जिसे हम स्लरी आउटलेट पाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, गैस आउटलेट पाइप। द स्टोर्ड गैस इज रिलीज्ड प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ गैस होल्डर। इस आउटलेट पाइप की मदद से, गैस होल्डर में तो गैस को इकट्ठा किया गया, इस पर्टिकुलर आउटलेट पाइप की मदद से जो स्टोर्ड गैस था गैस होल्डर में वो रिलीज कर दिया जाता है, और साथ ही साथ इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द गैस होल्डर। जी हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा गैस आउटलेट पाइप है ये गैस होल्डर के टॉप में प्रेजेंट होता है।
आई एम नॉट कमिंग टू द डायग्रामेटिक पार्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे, घबराइए मत। आगे नेक्स्ट और लास्ट, पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ फ्रेश एंड डाइजेस्टेड स्लरी। ये जो पार्टीशन वॉल होता है वो फ्रेश स्लरी और डाइजेस्टेड स्लरी के बीच में दीवार खींच देता है कि भैया तुम दोनों मिक्स मत हो जाना। आई होप आप सभी को पार्ट्स के नाम और पार्ट्स के फंक्शन बहुत हद तक उनके नामों से ही क्लियर हो जाता है, बट फिर भी एक बार सिस्टमैटिकली इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बायोगैस प्लांट। और ध्यान रखिएगा कि ये बस एक छोटा सा ट्रेलर है क्लासिफिकेशन का। इसके बाद आपको केवीआईसी, दीन बंधु, इसके अलावा जनता टाइप बायोगैस प्लांट और भी कई सारे हमारे इंडिजीनस ओरिजिन के बायोगैस प्लांट है, सबका स्ट्रक्चर, सबकी कैपेसिटी भी पढ़नी है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फीडिंग। किस चीज को फीड करना है? स्लरी को। स्लरी एकदम लगातार फीड किया जा रहा है कि एक दिन के अंतराल पर फीड किया जा रहा है कि घंटे घंटे फीड किया जा रहा है। इस आधार पर बायोगैस प्लांट के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है बैच टाइप, दूसरा है सेमी कंटिन्यूअस टाइप और तीसरा है कंटिन्यूअस टाइप। कंटिन्यूअस टाइप मतलब लगातार स्लरी की फीडिंग होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। कहां पर? डाइजेस्टर में। तो ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हमारे पास कितने टाइप के बायोगैस प्लांट है? 3, बैच टाइप, सेमी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अरे बहुत हद तक तो ये अपना आप मीनिंग खुद ही बता रहा है। कंटिन्यूअस मतलब जहां पर लगातार फीडिंग करते रहोगे स्लरी का। आगे, अब ये जो सेमी कंटिन्यूअस टाइप का बायोगैस प्लांट है ना, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है रूरल एरियाज में। ये जो सेमी कंटिन्यूअस टाइप का बायोगैस प्लांट है, ये फिर से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है फ्लोटिंग टाइप और दूसरा क्या है? फिक्स्ड टाइप। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम ये फ्लोटिंग और फिक्स्ड टाइप ये किस आधार पर किया गया क्लासिफिकेशन है? तो गैस होल्डर, अभी जस्ट तुमने पढ़ा था ना गैस होल्डर, गैस होल्डर के आधार पर हम किसी भी बायोगैस प्लांट को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है फ्लोटिंग टाइप, एक है फिक्स्ड टाइप। फ्लोटिंग टाइप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है केवीआईसी टाइप बायोगैस प्लांट। केवीआईसी टाइप बायोगैस प्लांट। Here KVIC stands for खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा होमवर्क, बिकॉज बेटा ऐसे सवाल आते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि फिक्स्ड टाइप बायोगैस प्लांट का कौन सा एग्जाम्पल है। इतना छोटा सा काम तो आप करके दे ही सकते हो। अभी तक मैंने आपसे 2 सवालों के आंसर्स पूछे हैं एंड आई होप आप सभी बच्चे कमेंट में उसको आंसर जरूर करोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने डिटेल में एक एक टॉपिक को मुझे नहीं लगता बायोगैस पर, हो सकता है कि बाकी सारे टॉपिक्स को पढ़ाया गया होगा, बट बायोगैस को इतने डिटेल में तो नहीं पढ़ाया गया है। एसएनजी, एसएनजी का फुल फॉर्म इज सिंथेटिक नेचुरल गैस। हमने अभी पढ़ा था कि बायोगैस में मुख्यतः मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी सारी चीजें इंप्यूरिटी है। कहीं पर अगर कोई गंदगी आती है, इंप्यूरिटी आती है, तो क्या उसको लेकर के बैठे रहना चाहिए कि हटाना चाहिए? हटाना चाहिए ना। तो देखो, बायोगैस कैन बी अपग्रेडेड टू एसएनजी बाय रिमूविंग CO2 एंड H2S। जी हाँ, बायोगैस से अगर हमको एसएनजी बनाना है, सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाना है, तो बायोगैस से आप सिंथेटिक नेचुरल गैस कैसे बनाओगे? बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड and by the removal of hydrogen sulfide। अब कैसे कैसे रिमूव करना है ये भी पढ़ना है। तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है बायोगैस से, क्यों रिमूव करना चाह रहे हो? बिकॉज मुझे बायोगैस से सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाना है। तो अगर आप CO2 रिमूव करना चाह रहे हो तो आप यूज करो लाइम वाटर या फिर अमाइन सॉल्यूशन। या तो लाइम वाटर यूज कीजिए या फिर अमाइन सॉल्यूशन यूज कीजिए। और अगर आपको H2S रिमूव करना है तो आप आयरन स्पंज को यूज कीजिए या फिर वुड शेविंग्स को यूज कीजिए। आयरन स्पंज को यूज कीजिए या फिर वुड शेविंग्स को यूज कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज न्यूमेरिकल देख के ना हाथ पैर लोगों के एकदम कांपने लगते हैं
क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं होता। आप 2-3 नोट्स पकड़ लेते हो, बिना मेहनत के किसी और के द्वारा कंपाइल किए गए नोट्स को पढ़ना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। किसी और के द्वारा बनाए गए नोट्स बिना समझे अगर आप पढ़ोगे तो आपसे कभी भी पेपर नहीं बनेगा, ध्यान रखोगे। तो अगर आपको नोट से ही पढ़ना है, खुद के सेल्फ हैंडमेड नोट्स समझने के बाद बनाया करो। ये नहीं कि नोट्स बस आ गया कहीं से और पढ़ना चालू कर दिए उसको। तो आइए कैलकुलेशन वाले पार्ट में आते हैं। अभी ये जो पहला पार्ट है ना, इसका कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी, ठीक है। एक और कैलकुलेशन है जो मैं आपको आज सिखा करके जाऊंगी। ये कैलकुलेशंस के लिए, न्यूमेरिकल पार्ट के लिए ये चीज आपको याद होना चाहिए। देखिएगा क्या है। बेस्ड ऑन स्टडी 1 kg ऑफ काउ डंग, 1 kg गाय के गोबर से, along with equal quantity of water। मतलब समझ में आया? अगर 1 kg आपके पास काउ डंग है तो उतना ही पानी भी मिलाओ। क्यों मिला रहे हो? स्लरी बनाने के लिए। इन अ डे कैन प्रोड्यूस 0.04 मीटर क्यूब और 40 लीटर्स ऑफ बायोगैस। अरे कुल मिलाकर के बात ये हो रही है कि 1 kg गाय के गोबर से, जिसको बराबर मात्रा ऑफ पानी के साथ मिलाया गया हो, एक दिन में कितना मीटर क्यूब बायोगैस प्रोड्यूस कर पाओगे? 0.04 मीटर क्यूब या फिर 40 लीटर्स ऑफ बायोगैस। तुमको लग रहा होगा ये सब मजाक, लेकिन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस पर आधारित। तो ये डेटा याद होगा ना, तभी आप न्यूमेरिकल बना पाओगे। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डाइजेस्टर वॉल्यूम। डाइजेस्टर वो पर्टिकुलर पार्ट होता है बायोगैस प्लांट का जिसमें कि डाइजेशन या फर्मेंटेशन होता है स्लरी का। अभी देखो डाइजेस्टर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? डाइजेस्टर का वॉल्यूम जब भी निकलेगा लीटर में निकलेगा, इज इक्वल्स टू डेली फीड, जो कि लेंगे हम लीटर्स पर डे में। मैं कैलकुलेट करना सिखा रही हूं, आप बस फाइनल आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे कैलकुलेट करके। इसको गुणा करिएगा रिटेंशन टाइम के साथ। अब ये रिटेंशन टाइम क्या है? कितने समय तक स्लरी डाइजेस्टर के भीतर रहता है, वो हो जाता है रिटेंशन टाइम। तो कितना फीड आपने दिया, फीड मैंने समझा दिया, स्लरी को ही कहते हैं। गुणा कर देना उसको किसके साथ? रिटेंशन टाइम के साथ। आपको डाइजेस्टर का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आइए बनाते हैं एक न्यूमेरिकल बढ़िया सा। देखिए न्यूमेरिकल क्या है। 25 kg ऑफ डंग and 25 kg of slurry is fed into a biogas plant। ठीक है ना, गोबर के साथ 25 kg स्लरी को हम फीड कर रहे हैं। मतलब टोटल फीड कितना हो गया? टोटल फीड कितना हो गया? 25 और 25 यानी 50। रिटेंशन टाइम कितना है बेटा? 40 दिन। ओके ठीक है, रिटेंशन टाइम कितना है? 40 दिन है। वेल एंड गुड। कैलकुलेट द डाइजेस्टर वॉल्यूम। कौन सी बहुत बड़ी चीज है? डाइजेस्टर वॉल्यूम क्या है? इन दोनों का गुणा, यानी 50 इंटू 40 आ तो गया। लेकिन ये तब आएगा ना जब तुम पढ़ोगे, बिना पढ़े निकाल लोगे क्या? बच्चे क्या करते हैं? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन और CO2, बस इतना पढ़ के बहुत खुश रहते हैं। हर बार तो पेपर का ट्रेंड चेंज होगा। अगर पिछले बार का ही सवाल आ जाएगा तब तो सारे बच्चों का पेपर निकल आएगा। बट ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो स्ट्रेटेजाइज कीजिए अपने पढ़ने के तरीके को, और जितने डिटेल में मैं पढ़ा रही हूं उतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। That was all for today's class. Meet you in the next session. Thank you so much.